नमस्कार, मैं चंदन करता हूं आपका अभिनंदन आपके अपने चैनल CKMGC में। आज की जो कहानी है वास्तव में अद्वितीय है। ऐसी कोई कहानी आज तक आई नहीं और ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसपे कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। तो आते हैं सीधे कहानी पे। मेहरान करीमी नाशेरी एक ईरानी नागरिक था और इसी की एक कहानी है। जैसे उसने अपने जीवन के रंगीन समय यानी 18 साल एक एयरपोर्ट पे काट दिए और वजह सिर्फ एक नॉर्मल सी थी, नागरिकता छीन चुकी थी। माँ पेशे से नर्स थी और पिता डॉक्टर। पिता ईरानी तो माँ स्कॉटलैंड। दोनों के बीच प्रेम हुआ, शादी हुई और जन्म होता है मेहरान करीमी नशेरी का। मेहरान अच्छी फैमिली और अच्छे बैकग्राउंड से था, पढ़ने लिखने में भी अच्छा इंसान। 1973 यानी 1973 में लंदन के एक यूनिवर्सिटी ब्रैडफोर्ड से ये ग्रेजुएशन के लिए चला जाता है। तो उसके पहले कई सारे तात्कालीन ईरानी सरकार यानी शाही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हो चुका था। 1977 में जब वापस आता है वहां से तो ईरानी सरकार उस विरोध प्रदर्शन की वजह से इन सबकी नागरिकता छीन लेती है। इनके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स को पुलअप कर लेती है और इन्हें देश निकाला यानी वैनिश्ड कर देती है ईरान से। ईरान से निकलने के बाद ये रिफ्यूजी कैंप में पहुंच जाते हैं। वहां यूएनओ के माध्यम से कई सारे देशों में नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं। रिफ्यूजी को एक विशेष तरह की नागरिकता मिलती है जो हर देश में कैंप के माध्यम से दी जाती है और इसका शायद होल ओनरशिप जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देखती है। रेड क्रॉस भी कहीं कहीं इस चीज में आगे आती है। अब उसके बाद 1986 में इनको बेल्जियम के यूनाइटेड नेशन ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से सर्टिफिकेशन मिल जाता है। उसके बाद ये फ्रांस आ जाते हैं यानी गुलाबी शहर पेरिस में ये कुछ वक्त बिताते हैं और इन आगे की जिंदगी को यूनाइटेड नेशन यानी लंदन यूके में बिताना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पेरिस से अपना पूरा कंप्लीट करके लंदन के लिए फ्लाइट लेते हैं। उस दौरान इनका जो ब्रीफकेस है वो मिसिंग हो जाता है, इनके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते हैं। लंदन में उतरते हैं, वहां इमिग्रेशन में इनकम्प्लीट डेटाबेस की वजह से इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है वापस पेरिस यानी फ्रांस। और ये वक्त है 26 अगस्त 1988 का। इमिग्रेशन में वहां भी ये डिफॉल्टर हो जाते हैं क्योंकि इनके पास वैलिड एंट्री थी एयरपोर्ट की, लेकिन ये उस वैलिड एंट्री की वजह से पेरिस शहर में नहीं घूम सकते थे। यानी ये समझिए एक शख्स को एयरपोर्ट पे कैद कर दिया गया। धीरे धीरे इंक्वायरी हुई, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची, कुछ जर्नलिस्ट वहां पहुंचते हैं और तकरीबन 4 साल बाद इस कहानी को इतनी हवा मिलती है कि फ्रांस के कोर्ट में ये केस पहुंच जाता है। 2 मुद्दे थे। पहला ये था कि ये जो शख्स है ये तकरीबन 4 साल से एयरपोर्ट में रह रहा है, हम इसे एयरपोर्ट से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसे सिरे से फ्रांस कोर्ट खारिज कर देती है क्योंकि वैलिड एंट्री थी, तो जबरदस्ती आप निकाल नहीं सकते थे। दूसरा केस था रेड क्रॉस के लॉयर का, जिनका कहना यह था कि किसी न किसी तरह से इनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाए, वहां से पुल आउट किया जाए, लेकिन चूंकि वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे नहीं, कोई आइडेंटिटी थी नहीं, तो बिना पहचान के उन्हें पेरिस शहर में नहीं घुसने दिया जा सकता था। 1992 से धीरे धीरे समय कटता गया, वहीं लोगों से इनका मिलना जुलना बढ़ गया। वहां जो स्टाफ काम करता, इनके खाने पीने की व्यवस्था करता, वहां की जितनी अमेनिटीज थी, यानी हम और आप घर बनाने के लिए परेशान है, एक इंसान ऐसी जगह पर रह रहा था जिसकी कीमत शायद हजारों करोड़ों अरब रुपए हो, लेकिन वो आजाद नहीं था। वहीं थोड़ा बहुत काम करता, पैसे कमाता, लोगों से मिलना जुलना था, उसकी वजह से कुछ खाने पीने को मिल जाता। यानी एक ट्रेवल के टाइम में उसके पास जितना सामान था वही उसके पास था। खाली समय में किताबें पढ़ता और डायरी लिखता। 2003 में
असली मोड़ आता है। स्टीफन स्पीलबर्ग हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। इनको इस कहानी के बारे में पता चलता है तो वो पेरिस पहुंचते हैं, बात करते हैं उस शख्स से और $2.5 लाख में राइट्स खरीदते हैं उसकी बिब्लियोग्राफी का, उसकी इस कहानी का। $2.5 लाख का चेक देते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी कि जो चेक उन्होंने दिया था वो चेक किसी न किसी बैंक में बचता या खाली होता या विड्रॉल होता, लेकिन मजबूरी थी। एक इंसान जिसके पास कोई नागरिकता नहीं, उसके पास बैंक अकाउंट कैसे हो सकता है? तो वो चेक कभी शायद मेहरान करीम कभी भजा नहीं पाए या कभी उसको विड्रॉल नहीं मार पाए, और वजह थी नागरिकता। इस बीच वो लगातार बेल्जियम के हाई कमिश्नर से, जो रिफ्यूजी कैंप के थे, संपर्क में थे, लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कॉपी देने के लिए सर्टिफिकेशन का जो उन्होंने 1986 में दी थी। लेकिन वहां एक प्रोसीजर था और वो प्रोसीजर ये था कि फिजिकली यानी फेस टू फेस ही वो डॉक्यूमेंट रिलीज करते थे। वो एक नई आइडेंटिटी बनाती थी, उसके बाद ही वो रिलीज होता था। कुछ नहीं हो पा रहा था और इधर इनकी मानसिक स्थिति गिरती जा रही थी, तबीयत खराब होती जा रही थी। 2006 में ये पहली बार एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, वो भी एयरपोर्ट की रेड क्रॉस ब्रांच की वजह से, और डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद ठीक होते हैं, वापस एयरपोर्ट। एक कैदी समझिए, एक जेली समझिए कि बाहरी दुनिया से कोई समझौता नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर एक चैरिटी सोसाइटी इस केस को लेके उछालती है, इस केस को लेके काफी दौड़ धूप करती है, काफी लोगों के बीच पहुंचती है, सरकार से लेके शासन तक, और धीरे धीरे इस चीज की जद्दोजहद में लगती है कि इस इंसान को एयरपोर्ट से बाहर पुल आउट किया जाए, निकाला जाए। थोड़ी सी परमिशन मिलती है नजदीकी होटल में शिफ्ट करने के लिए एयरपोर्ट के, कुछ दिन तक वहां रहते हैं, और फाइनली 2008 ने जनवरी 2007 में ये प्रोसीजर शुरू हुआ था, और 6 मार्च 2007 को चैरिटी सोसाइटी की वजह से नशेरी जी को पुल आउट किया जाता है और फ्रांस यानी पेरिस के एक सोसाइटी में, एक घर में रहने की परमिशन मिल जाती है। यानी अब उनके लिए हर चीज आजादी थी। आबो हवा में वो सांस ले सकते थे, आजादी से जी सकते थे, चल फिर सकते थे और लोगों के बीच रह सकते थे। तकरीबन 1988 से लेके 2006 तक कंटिन्यू वो कभी एयरपोर्ट से बाहर गए ही नहीं। वहीं टर्मिनल 1 पे उन्हें रहना, खाना, सोना, फ्रेश होना, नहाना धोना सब कुछ था। उनके लिए एयरपोर्ट ही घर था, एयरपोर्ट ही दुनिया थे। वहां से निकलने के बाद 2007 में जब ये बाहर निकले तो उनकी इस आजाद हवा में उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कई सारी डायरी लिखी, और इसी दौरान कुछ मूवीज भी आई जिनमें लॉस्ट इन ट्रांजिट और द टर्मिनल मैन जैसी बहुत सारी मूवीज में बहुत सारी ऑडियंस के तालियां बटोरी, वाहवाही बटोरी। लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं कुछ लीकेज था, जिसकी वजह से एक लंबा वक्त यानी 18 साल एक शख्स को एयरपोर्ट पे बिताने पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने अपने कागजों को संभाल के रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।